हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिकेट्री के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज है मंथ का फर्स्ट डे। 1 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक देखिएगा। और क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिलेगा, उसमें एंटर करेंगे तो जिस भी डे की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चेकआउट कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यहां पर बात की गई है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की, मतलब कौन से देश के नागरिक फ्रीली अपने इकोनॉमिक डिसीजन को ले पाते हैं। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब देखिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा देश, उसके लोग स्ट्रांग होंगे तो ही वो अपने इकोनॉमिकली जो डिसीजन है वो फ्रीली ले पाएंगे। ओके, तो इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2025 का ये जो इंडेक्स आया है, इसमें इंडिया को 128 रैंक पर रखा गया। पहले तो हम आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाता है 128। इंडिया की रैंक है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। डन। जारी कौन करता है? इंडेक्स को एक एनजीओ या एक फाउंडेशन जारी करता है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। यूएसए से ये फाउंडेशन काम करता है। ये हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है। 2025 में भी इसने इंडेक्स को जारी किया। किस आधार पर तैयार किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा देश अपने इकोनॉमिक फ्रीडम को किस देश के लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम सबसे ज्यादा है, इस आधार पर यह मेजर करता है ये इंडेक्स। इसमें देखा जाता है कि कोई भी देश के लोगों के पास इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कितनी ज्यादा फ्रीडम है। डन। अब 2025 में जो इंडेक्स आया उसमें 176 कंट्रीज को काउंट किया गया। 176 देशों को इस इंडेक्स में रैंक दी गई है। नॉर्मली 5 कैटेगरीज बनाई गई है। यहां पर 1 से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है 5 अलग अलग कैटेगरीज में। अब ये जो कैटेगरी है उसमें पहली है फ्री, मतलब जिसको भी जिस भी देश को 80 से ज्यादा का स्कोर मिलेगा वो देश इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा सुरक्षित है या फिर इकोनॉमिक फ्रीडम उन देशों के लोगों के पास सबसे ज्यादा है। सेकेंड, मोस्टली फ्री। थर्ड पर मॉडरेटली फ्री की कैटेगरी देखने को मिलती है 60 से ऑलमोस्ट 70 स्कोर तक। मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी है चौथी, और पांचवी है रिप्रेस्ड कैटेगरी। इंडिया की बात करें ना तो इंडिया को 128 रैंक पर रखा गया है और इंडिया को स्कोर किया गया है 53, मतलब इंडिया को मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया के लोगों के पास फाइनेंशियली इंडिया के लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं कि वो अपने इकोनॉमिकली जो डिसीजन होते हैं वो फ्रीली ले पाए। इतने ज्यादा हमारे पास इनकम नहीं है इंडिया के लोगों के पास, ये इंडेक्स बताता है। तो हम मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखे गए हैं। सबसे ऊपर इस इंडेक्स में टॉप पर रखा गया सिंगापुर, सेकेंड पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर रखा गया आयरलैंड को। इंडिया के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया 128 रैंक, स्कोर है हमारा 53 और हम हैं मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में। 2024 में जब इंडेक्स आया था तब इंडिया को 84th रैंक पर रखा गया था। अब तो हमारी रैंक काफी गिर गई है, अब हम आ गए हैं 128th रैंक पर। इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है नॉर्मली। इंटरनेशनल इंडेक्स से 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और द हेरिटेज फाउंडेशन इसको तैयार करता है। और द हेरिटेज फाउंडेशन जैसा कि मैंने आपको बताया एक एनजीओ की तरह यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। 3456 करोड़ की लागत से बनने वाली कोकराझार गेल्फू रेल प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में बनाया जा रहा है, या फिर इसकी परमिशन या भारत ने किस देश के साथ इसको स्वीकृति प्रदान की है? अच्छा, रेल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कोकराझार गेल्फू रेल प्रोजेक्ट। इसके लिए टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3456 करोड़ रुपए, ये लागत है। और ये रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इंडिया और भूटान के मध्य में। इंडिया और भूटान के मध्य में।
दो रेल प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया और भूटान के मध्य में हाल ही में समझौता हुआ है, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इस उद्देश्य से दो रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, स्वीकृत किया गया। एक है कोकराझार गेलोफू रेल प्रोजेक्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन में था। ओके, सेकेंड रेल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है बनारहाट समत्सी रेल प्रोजेक्ट। तो ये दो रेल प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट को बनने में यहां से 4 साल का समय लगेगा, और ऑल ओवर अगर हम कॉस्ट देखें तो 4033 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी टोटल। अब अगर हम पर्टिकुलर एक एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कोकराझार गेलेफू रेल प्रोजेक्ट, असम में एक प्लेस है कोकराझार, इसको ये भूटान के गेलेफू से जोड़ेगा। ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर का ये रेल प्रोजेक्ट होगा, 69 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, और 3456 करोड़ रुपए क्वेश्चन में था इसकी लागत आएगी। सेकेंड हमें देखने को मिलता है बनारहाट समत्सी रेल प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल के बनारहाट को यह भूटान के समत्से से जोड़ने का काम करेगा। इसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट आएगी 577 करोड़ रुपए। तो ये दो रेल प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के मध्य में, इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। भूटान और इंडिया के मध्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है वो भूटान से कनेक्ट होंगे, ट्रेड बढ़ेगा, दोनों के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, और कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा मिल सकता है, और जो संस्कृति है दोनों देशों की उसमें हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, बढ़ावा देखने को मिलेगा दोनों देशों के मध्य में। भूटान साउथ एशियन कंट्री है, एक लैंड लॉक्ड देश है, इंडिया की नेबर कंट्री। थिम्पू इसकी कैपिटल है। निगुलट्रम यहां पर ऑफिशियल करेंसी चलती है, और इंडियन रूपी को भी यहां पर मान्यता दी जाती है। यहां पर वर्तमान में पीएम है शेरिंग तोब्गे, किसके? भूटान देश के पीएम है। आगे आइए, 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की है? एक वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, 2025 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका आयोजन 30 सितंबर से शुरू हुआ है, संयुक्त रूप से इंडिया और श्रीलंका में यह आयोजित किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो आईसीसी इसका आयोजन करवा रहा है। अब आईसीसी ने क्या किया है कि यूनिसेफ, जो कि बच्चों के हितों के लिए काम करने वाली एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इसके साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन। ओके, चिल्ड्रन हेल्थ के लिए काम करना, उनके एजुकेशन के लिए काम करना, इस कैंपेन को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आईसीसी और यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया, इंडिया में जो यूनिसेफ की बॉडी है उनके साथ मिलकर यह चलाया जा रहा है कैंपेन प्रॉमिस टू चिल्ड्रन के नाम से। उद्देश्य बच्चों में इक्वल एजुकेशन को बढ़ावा देना, हेल्थ और सेफ्टी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अब देखिए, कैंपेन को आयुष्मान खुराना, जो कि एक फिल्म अभिनेता है, ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिसेफ इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनिसेफ इंडिया के वर्तमान में इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो ये आयुष्मान खुराना, फिल्म अभिनेता। अब जो कैंपेन की बात हो रही है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, इसके तहत किया क्या जाएगा? तो इसके तहत नॉर्मली क्रिकेट क्लिनिक्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो क्रिकेटर हैं और जो बच्चे हैं वो आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, किसके बारे में? बच्चों के अधिकारों के बारे में। मतलब बच्चों के अधिकारों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। अलग अलग डिस्कशंस आयोजित किए जाएंगे, और क्रिकेटर जो चिल्ड्रन राइट है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको प्रमोट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाएंगे, पर्टिकुलर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन के तहत। तो आईसीसी और यूनिसेफ इंडिया का ये एक जॉइंट कैंपेन है, इंडिया में से चलाया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के मध्य में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इस कैंपेन को लॉन्च किया गया आईसीसी के द्वारा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है संयुक्त रूप से। 13वां एडिशन है इस चैंपियनशिप का, 30 सितंबर को यह शुरू हुआ है, 2 नवंबर तक ये चलेगा। आईसीसी इसको होस्ट कर रहा है, आयोजन करवा रहा है, और 8 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है, इस साल कर रही है। ओके, अब यूनिसेफ की बात करें, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक ऐसी संस्था जो कि बच्चों के हितों के लिए काम करती है।
चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उनके राइट्स के लिए काम करती है, उनके हेल्थ के लिए काम करती है, एजुकेशन के लिए काम करती है यूनिसेफ। इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। 11 दिसंबर 1946 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हमको कैथरीन एम रसेल देखने को मिलते हैं वर्तमान में। सेल के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अभी सेल कंटिन्यू है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, एक बार चेकआउट कीजिए। आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों ही एप्लीकेशन को बस यहां से 2 दिन आपको और सेल देखने को मिलेगी। तो आप अभी आपको सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। ठीक है, आप GS 100R को भी ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए। कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। इसके अलावा आप RM 2.0 सिविल सर्विसेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और AI कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर। तो दोनों एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। कोई भी आपको हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। और चेकआउट जरूर कीजिएगा, काफी सारे फ्री कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनका भी फायदा उठाइए। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने अभी 5 मेडल अपने नाम किए। पैरा आर्चरी प्रतियोगिता है ना, आयोजन कहां पर किया गया था? तो आयोजन साउथ कोरिया में किया गया। साउथ कोरिया के ग्वांगझू नाम के शहर में वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड जो आर्चरी फेडरेशन है उसके द्वारा किया गया। इस इवेंट में इंडिया ने टोटल 5 मेडल अपने नाम किए और 5 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में सेकेंड प्लेस पर रहा है, दूसरे स्थान पर। 5 मेडल में से हमारे पास आए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड हमारे लिए जो लेकर आए उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक तोमन कुमार, इन्होंने गोल्ड जीता कंपाउंड मेन ओपन में, और एक शीतल देवी, ये काफी फेमस है और पूछी भी जाती है एग्जाम में कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है। तो इंडियन पैरा आर्चर शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। इन्होंने कंपाउंड विमेन ओपन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ये 2 गोल्ड आए हैं तोमन कुमार और शीतल देवी के द्वारा। टोटल 5 मेडल हमने जीते वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में और मेडल टेली में हम सेकेंड प्लेस पर रहे। आयोजन साउथ कोरिया के ग्वांगझू में किया गया। अच्छा, फर्स्ट प्लेस पर कौन? तो मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा चाइना, इसने 12 मेडल जीते। इंडिया ने 5 मेडल के साथ सेकेंड प्लेस हासिल किया और मंगोलिया थर्ड प्लेस पर रहा, इसने 2 गोल्ड अपने नाम किए। ठीक है, पैरा खिलाड़ियों के लिए आर्चरी चैंपियनशिप है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। 2025 में इसका 15वां एडिशन आयोजित किया गया है साउथ कोरिया के ग्वांगझू में, है ना। तो इसे याद रखिएगा, प्लेस पूछा जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। तो 2025 के पहले जो 15वां एडिशन है, इसके पहले 14वां एडिशन 2023 में चेक रिपब्लिक में आयोजित किया गया था। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। आर्चरी खेलों को इंटरनेशनली गवर्न करने वाली संस्था है, इसके लिए नियम बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। 159 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन में। इसके अलावा उगुर एडनर वर्तमान में जो तुर्की से आते हैं, ये प्रेसिडेंट के पद पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए शिरीष चंद्र मुर्मू। 3 साल के लिए शिरीष चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किया है M राजेश्वर राव को। वैसे 9 तारीख को ये अपना पद संभालेंगे। M राजेश्वर राव रिटायर होंगे और इनके पद को संभालेंगे, मतलब नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। कौन? शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है। आरबीआई में जैसा कि मैंने आपको बताया 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। अब इनमें से गवर्नर के पद पर संजय मल्होत्रा वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं, आरबीआई के गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। 1935 में 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी एक एक्ट के माध्यम से, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, जो कि हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो 1935 में जब स्थापना की गई तब इसके अध्यक्ष थे ऑसबोर्न स्मिथ, एक अंग्रेज थे ऑसबोर्न स्मिथ। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आरबीआई काम करता है। ऑसबोर्न स्मिथ पहले अध्यक्ष थे, लेकिन पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो ये सीडी देशमुख थे। 1943 में बने थे और 1949 तक ये गवर्नर के पद पर रहे। तीसरे गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर। इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। 4 रीजनल जोन देखने को मिलते हैं, जोनल ऑफिस देखने को मिलते हैं आरबीआई के। मुख्यालय तो मुंबई में हो गया। अगर हम जोनल ऑफिस की बात करें तो भारत के ईस्ट रीजन के लिए इसका ऑफिस है कोलकाता में, वेस्ट रीजन के लिए ऑफिस मुंबई में, नॉर्थ रीजन के लिए ऑफिस देखने को मिलता है दिल्ली में, और साउथ रीजन के लिए आरबीआई का जोनल ऑफिस देखने को मिलता है चेन्नई में। आगे, चर्चित अराट्टाई मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अराट्टाई एप्लीकेशन मैसेंजर ऐप काफी सुर्खियों में ही है अभी, क्योंकि इसको भारत में व्हाट्सएप के अलावा अगर कोई मैसेंजर ऐप की बात करें जो इंडिया में बना हो और इंडिया में यूज किया जा रहा हो या यूज किया जा सकता है, तो इसके रूप में इसे देखा जा रहा है अराट्टाई मैसेंजर ऐप, ठीक है। यह जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। जोहो कॉरपोरेशन भी अभी काफी सुर्खियों में है, क्योंकि ये इंडिया में हो सकता है इन फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट की जगह ले ले। अगर इस पर सही ढंग से काम किया जाए तो इन फ्यूचर ये माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो भी सर्विसेज देता है वो अभी वर्तमान में जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा भी दी जा रही है और ये इंडिया में ही विकसित हुआ है, ठीक है। तो अराट्टाई मैसेंजर ऐप की यहां पर बात की जा रही है। इंडियन मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर रजिस्टर होने वाला या प्ले स्टोर पर सोशल मीडिया कैटेगरी में आने वाला ये पहला एप्लीकेशन बन गया है इंडिया का, ठीक है। व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप एक इंटरनेशनली यूज किया जाता है, बाहर की कंपनी है, तो यहां पर डेटा, इंडियन डेटा लीक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है अराट्टाई मैसेंजर ऐप को। अब इंडियन मिनिस्टर काफी सारे हैं जो कि इस ऐप को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन में इसका यूज भी शुरू कर दिया गया है। इवन जो जोहो कॉरपोरेशन का जो माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही ये जो चीजें लेके आ रहा है, इनका यूज भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है वर्तमान में। तो अराट्टाई मैसेंजर की बात करें, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसा व्हाट्सएप काम करता है वैसे ये काम करता है। 2021 में से इनिशियली रिलीज किया गया था। कुछ संस्थानों में ये यूज किया जा रहा था मैसेजिंग ऐप के तौर पर, लेकिन अब सितंबर में इसे नेशनल लेवल पर रिलीज किया गया है। सभी एंड्रॉइड फोन और जो एप्पल का जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों के लिए ये अवेलेबल है वर्तमान में। जोहो कॉरपोरेशन ने इसे डेवलप किया है, तो यहां पर जोहो कॉरपोरेशन की भी हमको बात करनी पड़ेगी। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया की कंपनी है। इंडियन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जानी जाती है और माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव इसे वर्तमान में माना जा रहा है, क्योंकि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस देता है, उसी तरीके से यह जोहो ऑफिस स्वीट प्रदान कर रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जो काम हो सकते हैं वो जोहो ऑफिस स्वीट में भी किए जा सकते हैं, और इंडियन है, ठीक है। जो जोहो कॉरपोरेशन है 1996 में ये स्थापना हुई थी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो वर्ड निकल कर आया है ना अराट्टाई, ये भी एक तमिल वर्ड हमें देखने को मिलता है। श्रीधर वेम्बू ये वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं जोहो कॉरपोरेशन के, ठीक है, जिसकी हमने बात की। आगे आ जाएं। भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कहां किया गया? भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, इसका इनॉग्रेशन किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। अब ही क्या सेंटर में किया क्या जाएगा? तो इस सेंटर की बात करें ना, तो यहां पर नॉर्मली जो शिप है उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब शिप चलाने के लिए एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में से डेवलप किया गया है।
एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एकेडमिक ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, और एक प्राइवेट कंपनी है स्वीडन बेस्ड एपी मोलर मेरस्क, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर को। चेन्नई तमिलनाडु में इसे बनाया गया। भारत में जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज से सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। सेंटर में शिप चलाने के लिए एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरीके से? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी स्टूडेंट होंगे जो कि शिप के नॉर्मली कैप्टन बनना चाहते हैं, शिप चलाना चाहते हैं, तो उन सभी को शिप चलाने की एडवांस ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। इस सेंटर में रियल शिप जैसी सारी फैसिलिटी है, उसी तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया है। सारी टेक्नोलॉजीज जो कि वर्तमान में शिप में यूज होती है उन सभी को यहां पर लगाया गया है, ताकि जो शिप चलाना सीखना चाहते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सभी कंडीशन के बारे में, मतलब एक्चुअल जो मेरिट टाइम कंडीशन होती है, जो मरीन कंडीशन होती है समुद्र में, उसके बारे में इनको इंफॉर्मेशन मिल पाए, कैसे टैकल करना है इन्हें पता हो। जो इन्वायरमेंट है ना वो भी रियल ओशियन जैसा ही बनाया गया है, तो ताकि स्टूडेंट को एक सटीक रियल शिप चलाने की ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये इंडिया का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर है, जिसे बनाया गया है कहां पर? तमिलनाडु के चेन्नई में। अब किसने बनाया? एक तो हो जाती है यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैरीटाइम एजुकेशन और ट्रेनिंग देने का ये काम करती है, इसका हेडक्वार्टर ही चेन्नई में। और एक एपी मोलर मेरस्क की बात करें, डेनमार्क की, एक शायद मैंने आपको स्वीडन बोल दिया, ये डेनमार्क की, इसको करेक्ट कीजिएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन की एक शिपिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। तो इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है इंडिया का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर तमिलनाडु के चेन्नई में। काम क्या करता है ये भी आपको मोटे तौर पर समझ में आ गया। ट्रेनिंग दी जाएगी शिप चलाने की। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एल्डर डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर डे हर साल मनाया जाता है आज के दिन, मतलब 1 अक्टूबर को। जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, दुनिया में एल्डर्स लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करना, सारे युवाओं को प्रेरित करना कि समाज के एक बहुत ही मुख्य आधार होते हैं एल्डर्स। ठीक है, तो समाज में एल्डर्स को बराबर का अधिकार मिल सके और इनके अधिकारों के लिए लोगों को और देशों को अवेयर किया जा सके, जो आज का यूथ है उनको अवेयर किया जा सके, इसके लिए हर साल वर्ल्ड एल्डर डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1990 में इस डे की शुरुआत की गई थी, तब से हर साल ये 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 2025 में ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशन, आवर वेलबींग, आवर राइट्स, तो ये थीम रखी गई है 2025 में वर्ल्ड एल्डर डे की। 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। कल के सेशन में मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के बारे में बताया था, 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी भी थीम मैंने आपको वैसे कल बताई थी, ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। 2025 में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम है। तो 30 सितंबर का ये डे भी एसएससी की काफी एग्जाम में पूछा गया है और वर्ल्ड एल्डर डे भी सेंट्रल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा, थीम से भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ेंगे। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किताब किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? अच्छा, नाम से आपको समझ में आना चाहिए। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। इस बुक को लिखा है जॉर्जिया मेलोनी ने। किस देश की पीएम है? ये पीएम है वर्तमान में इटली की, जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी के जीवन पर आधारित इस बुक को जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा लिखा गया है और ग्लोबली इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसे जून मंथ में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में अब इसे 7 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है। बुक का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। जॉर्जिया मेलोनी की जो पॉलिटिकल यात्रा रही है, जो जर्नी रही है उनकी लाइफ की, उसके बारे में जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी इस बुक में लिखा है। इसका एक स्पेशल प्रम्बल या फिर जो इसका एक इंट्रोडक्शन है ना, वो भारत के पीएम के द्वारा भी लिखा गया है इनकी इस बुक में। तो क्योंकि इंडिया और इटली के रिलेशन काफी समय से रहे और काफी अच्छे रिलेशन है, तो इसलिए हमें हो सकता है कि इटली के पीएम पर लिखी गई बुक के बारे में पूछा जाए। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है,
इटली रोम से बिलोंग करती है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की 89th पीएम है और इटली की पीएम बनने वाली पहली महिला। पीएम बनने से पहले ये मिनिस्टर ऑफ यूथ है ना, इसके पद पर भी काम कर चुकी है इटली में, और उसके बाद ये 89th पीएम बनी है इटली की। आगे, टाइफून बुओलोई किस महासागर बेसिन में आया है? टाइफून बुओलोई से हाल ही में प्रभावित हुआ है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। टाइफून बुओलोई तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस और वियतनाम को इसने प्रभावित किया। काफी लैंडफॉल देखने को मिला इन दोनों ही देशों में। तो टाइफून बुओलोई से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फिलीपींस में वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा इसे टाइफून ओपोंग नाम दिया गया है। तो टाइफून ओपोंग और टाइफून बुओलोई एक ही है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला, और इसके कारण 35 से ज्यादा लोगों की अभी मृत्यु हुई है। एक पावरफुल साइक्लोन है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अभी आया है। टाइफून बुआलोई के अलावा जो कुछ समय में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में या साउथ चाइना सी के आसपास जो साइक्लोन देखने को मिले, एक टाइफून रगासा काफी फेमस रहा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ही आया था। इसने फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, चाइना को प्रभावित किया था। और इसके अलावा टाइफून तपह, ये साउथ चाइना सी में आया था, चाइना और हांगकांग इससे प्रभावित हुए थे। और अब जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आया टाइफून बुआलोई, या फिर फिलीपींस में इसे कहा जाता है टाइफून ओपोंग, कहां देखने को मिला? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो यहां पर 1 अक्टूबर के हमारे करंट अफेयर यहां पर डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, जैसा कि रोज हम रिवीजन करते हैं पिछले डे का, तो यहां पर हम देख लेते हैं कल के करंट अफेयर। एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो ये रहे अभिषेक शर्मा। भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया, किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह बिहार राज्य में देखने को मिलती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए कौन? डॉक्टर कनाद दास। हाल ही में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रजभूषण अग्रवाल को। मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये अपॉइंट किए गए कौन? जस्टिस तोमेन सेन, मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित BFI कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अभी हमने इसकी बात की, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 30 सितंबर को। 7th सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता है? तो यह इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। पहला क्वेश्चन था कि कनक राजू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनक राजू को पद्मश्री दिया गया था 2021 में। फिर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना? तो ये माधव टाइगर रिजर्व या माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, ये शब्दावलियां हमें देखने को मिलती है स्क्वैश गेम में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पंजाब के किस राजा ने शाह सुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी, या त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित प्लेस है? और किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है या सबसे अधिक होती है? ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए सारे कोर्सेस अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।